न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिलाष अवस्थी न्यूज नशा के थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। 2024 की रणभेर बज चुकी है। हर जगह, हर पूरे हिंदुस्तान के 30 प्रांतों में हलचल है। सारी पार्टियां झंडे, बैनरों, बिलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए उत्सुक हो चुकी हैं, कदम आगे बढ़ चुकी हैं। लेकिन ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक अभाव बहुत है। एक अभाव ये है कि 2014 में जैसे उन्हें अन्ना हजारे ने मुद्दा दे दिया था। अन्ना हजारे ने क्या मुद्दा दिया था? वो जो विनोद राय ने सीएजी वाले थे, उन्होंने 2G 3G दामाद जी फला जी के कुछ मुद्दे जो झूठे थे, कोलगेट के कोल स्कैम के, वो सब बाद में झूठे हुए और विनोद राय ने क्षमा भी मांगी। ये तो मनमोहन सिंह थे जो सब क्षमा ही करते रहे। इस मामले में जो है, मैं कहूंगा कि मनमोहन सिंह जो है वो तो एक आर्थिक विद्वान थे। उन्होंने देश को अर्थ के आधार पर विकसित किया, लेकिन राजनीति के आधार पर जो छल कपट, जो बदले की भावना ये सब होती है, वो उन्होंने नहीं लिया। वरना गोधरा के मुकदमे वो चला सकते थे, दजलोया कांड की वो जांच के आदेश कर सकते थे, वो बहुत सारी चीजें कर सकते थे, वो विनोद राय को भी जेल के पीछे भेज सकते, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं। लेकिन आज वहीं खड़े हो गए। 2014 के बाद 2019 आया। 2019 में क्या हुआ? नरेंद्र मोदी को 2019 का चुनाव हार रहे थे, नरेंद्र मोदी क्लियर कट हार रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या, अब इसको बड़ा स्पष्ट नहीं कहना चाहता हूं, पुलवामा कांड हुआ। पुलवामा कांड में 40 भारतीय जवान मारे गए। कोई सत्यपाल मलिक तो बोलते हैं किसने कराया, क्या वो नाम बोलते, मैं वो नहीं बोल सकता, लेकिन पुलवामा हुआ। उसके बाद बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पूरे देश में राष्ट्रवाद का एक माहौल बनाया गया। जाहिर सी बात है, माहौल बना तो वोट तो मिलेगा ही, और 303 सीटें नरेंद्र मोदी को मिल गई और नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री हो गए। अब तीसरी बार के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक मुद्दा बचा के रखा था, वो था राम मंदिर का। कहें यार छोड़ो, जब 2014 में कांग्रेस के भ्रष्टाचार मुझे मिल गए मुद्दे के रूप में, 2019 में पुलवामा मिल गया मुद्दे के लिए, तो मैं तो भाग्यशाली हूं। उन्होंने कहा भी एक बार, मैं तो भाग्यशाली हूं, पेट्रोल के मुद्दे पे कहा था। तो वो सोच रहे थे कि राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदुस्तान के जो है ना, 2019 चुनाव से मोदी को लगा जब कोई मुद्दा उछाल कर चुनाव जीता जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन की बात सुपर चुनावी मुद्दे की तरह क्यों न रखी जाए। और ये उन्होंने सोच रखा था। शायद अमित शाह भी उसमें शामिल ही रहे होंगे, क्योंकि ये पहली हिंदुस्तान की सरकार है जो केवल 2 आदमियों के कहने पे चलती है, चलनी भी चाहिए। मगर ये मुद्दा चला नहीं। राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने सोच के रखा था कि चलाएंगे और पूरे देश में हिंदुत्व की बयार चल पड़ेगी, हिंदुत्व की सुनामी आ जाएगी, राम नामी तूफान उठ खड़ा होगा। कुछ नहीं हुआ। राम नाम का तो तूफान जन्म से ही है, कई सौ साल पहले से है, यहाँ के कण कण में है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी राम को पूछते हैं, मगर मोदी जी के राम को का उन्होंने जो राजनीतिक राम सोच रखा था वो नहीं चला। मोदी ने सोचा कि बच्चा बच्चा राम के नारे से ये भारत गूंज जाएगा, भारत के हर मंदिर, हर गली, हर सड़क पर राम का उद्घोष होगा, जुलूस निकलेंगे, टोलियां निकलेंगी और 2024 का चुनाव इसी वातावरण में हम जीत लेंगे। मगर हुआ उल्टा। क्या उल्टा हुआ? 3.5 दशकों से गरमाया राम मंदिर का मुद्दा उल्टा हो गया, उल्टा खत्म हो गया मुद्दा। अगर मंदिर नहीं बनता तो वो मुद्दा गरमाया होता। भाषण में नरेंद्र मोदी बोलते, कहीं ना कुछ बोलते, लेकिन अब वो मुद्दा गरमाया था जो 3.5 दशकों से, वो मुद्दा ही खत्म हो गया, क्योंकि राम मंदिर बन गया। मुद्दा क्या था? राम मंदिर निर्माण आंदोलन था। अब वो आंदोलन ही खत्म हो गया।
नरेंद्र मोदी के सलाहकारों के पास की जितनी अकल है उस हिसाब से उन्हें यह आंदोलन खत्म नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने खत्म कर दिया। बल्कि भाजपा और मोदी की छवि को उल्टा क्या हो गया, राम मंदिर से आपका कोई फायदा तो हुआ नहीं, अभी मुद्दा तो बना नहीं। अभी भी देखते हैं कि अयोध्या में मंदिर, अभी भी अयोध्या में भेज रहे हैं लोग, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, भाजपा के कोष से लो भैया, ले टिकट लो, चले जाओ राम मंदिर चले जाओ, अयोध्या दर्शन कराओ। ये सोचे थे लाखों की भीड़ टूट पड़ेगी अयोध्या में, वहां कुछ नहीं हुआ। क्यों हो? राम मंदिर तो वर्षों से है और वर्षों तक रहेगा। चुनाव की जल्दी नरेंद्र मोदी को है, भक्तों को नहीं है। राम भक्तों को कोई जल्दी नहीं है। हमारे परिवार के कानपुर के लोगों को कभी भी दर्शन कराएं, मैं भी कभी भी जाके दर्शन कर लूंगा, मगर जल्दी है नरेंद्र मोदी को, भाई जल्दी आओ, जल्दी श्रद्धालुओं आओ आओ, क्योंकि तुम आओगे राम के दर्शन करने का तो हमारा राजनीतिक मुद्दा होगा, हमें वोट मिलेंगे। सोचिए साहब क्या सोच है धर्म की, और क्या कैसे कितने बड़े ये हिंदू हैं। तो वो उन्होंने ये और उसमें उल्टा होता क्या चला गया कि राम मंदिर तो मुद्दा बना ही नहीं, उल्टा शंकराचार्य विरोधी छवि बन गई नरेंद्र मोदी और भाजपा। भाजपा ने बहुत कोशिश की कि राममय वातावरण बने। लाखों, अमित शाह तो कई आए थे मध्य प्रदेश में कि जैसे हम जीतेंगे तो आपको फ्री में रामलला के दर्शन कराएंगे, लेकिन अयोध्या में उनकी कल्पना के अनुसार भीड़ जुट नहीं रही, यानी ये मुद्दा गरमाया नहीं। बंबई की मैं एक सोसाइटी का किस्सा बताऊं कि वहां पर भगवा झंडे राम मंदिर वाले, राम के वाले उन्होंने लगाने की कोशिश की। अभी उस समय तो ठीक है, उस समय लगाए नहीं जब उद्घाटन था, तो अभी ये कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं बहुत एक महीन कोशिश ये करने की चाल चल रहे हैं कि चलो चारों तरफ देश में राम के झंडे ही लगा दिया जाए भगवा रंग के। तो उन्होंने एक सोसाइटी में पिछले दिनों भगवा झंडे लगाने की कोशिश की, वही राम उद्घाटन। तो उन्होंने वहां के लोग बोले कि हम लोग हिंदू हैं भाई, हमारे घरों में छोटे छोटे मंदिर हैं, हम लोग रोज उनकी पूजा करते हैं, आप जबरदस्ती हमारी खिड़कियों पर ये झंडे मत लगाइए। उन्होंने कहा कि हम अपनी खिड़कियों, अपने घर के दरवाजे, अपनी सोसाइटी पर हम ये इस ढंग से छद्म हिंदुत्व का परमिशन मतलब प्रचार करने की परमिशन नहीं देंगे। राम मंदिर का मुद्दा अगर देखें, संक्षेप में यही कहें कि राम मंदिर का मुद्दा चला नहीं, टाइम फिश हो गया। राम सनातन काल के हैं, हमारे आपके बाद भी हजारों साल तक राम रहेंगे हिंदुओं के हृदय में, देश के हृदय में। लेकिन 2024 में बैलेट बॉक्स बोलें या ईवीएम बोलें, उसमें राम का मुद्दा जो चलाने की कोशिश की थी कि हम इसके आधार पर जीतेंगे, वो मुद्दा टाएं फिस। तो राम मंदिर का मुद्दा जब नहीं चला, बड़ी कोशिश की, तो इन्होंने अभी रमजान शुरू हुआ उसके एक दिन, रमजान जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन या उसके एक दिन पहले इन्होंने सीएए का मुद्दा लिया। यानी जब हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चला तो क्या करें, चलो मुसलमानों को कुछ उत्तेजित करें, कुछ उनको हर्ट करें, ताकि उनके नेता लोग कुछ वक्तव्य देना शुरू करें। ओवैसी जैसे जो हैं, वो मोदी के दलाल जो हैं, उनको भी कोशिश शायद करेंगे, अभी सीए पे कुछ बोलेंगे वो। तो अभी सीए का क्या है, पूरे देश को पता है कि 2019 में पास हुआ था ये कानून, और हर एक वो है धारा है जिसके तहत क्या होता है, जब भी कोई कानून बने तो उसको 6 महीने के अंदर उसका नोटिफिकेशन होना जरूरी है। अब उसकी 5-6 डेट ले चुके, नोटिफिकेशन नहीं कराया। रमजान के पहले जब राम मंदिर का मुद्दा फेल हो गया, जब हिंदू उत्तेजित नहीं हुए, हिंदू उत्साहित हुए, हिंदू तो बहुत उत्साहित है, हम सब हिंदू हैं और हिंदू उत्साहित हैं कि राम का मंदिर जो है कोर्ट के आदेश से बना, बावजूद इसके कि उसमें घोटाले हुए,
चंपत राय ने किए, अशोक सिंघल ने किए, अब किसने किए, किसने जो है सोने की ईंटें गला के बेच डाली, विश्व हिंदू परिषद ने, किसने जो है सोने के मुकुट, किसने सोने के रामचंद्र, किसने सोने के झूले, है ना, ये सब गला के बेच डाली। वो भ्रष्टाचार की कहानी मैं नहीं दोहराना चाहता, ना मैं ये दोहराना चाहता हूं कि संपत राय ने 2 करोड़ की जमीन अभी खरीदी है 3 बजे और 6 बजे 18 करोड़ में बेच दी ट्रस्ट को, किसमें, राम मंदिर ट्रस्ट को। तो इस ढंग से उन्होंने 14 करोड़ की सीधे जो है चूना लगाया राम मंदिर ट्रस्ट को। लेकिन मैं ये सब मुद्दे नहीं उठाना चाहता हूँ इस समय। मैं तो सीएए की बात कर रहा हूँ कि जब ये सब नहीं चला राम मंदिर का मुद्दा, तो मोदी जी ने सीएए को सामने लाया कि ये लाओ, और ये लाओ तो इससे क्या है, थोड़ा मुसलमान विरोध करेंगे। अब लाए भी दो वजह से, एक तो राम मंदिर का मुद्दा फेल हो गया, और दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए चीफ जस्टिस ने आदेश कर दिया कि आपको ये देना पड़ेगा, और आप 12 तारीख को दीजिए, और उनको दीजिए चुनाव आयोग को। जब उनका आदेश आ गया तो अब ये पराजय का एक पड़ाव था भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन्होंने कहा चलो सीएए का नोटिफिकेशन हमने 4 साल से रोक रखा है, तो चलो अब सीएए करके मुद्दा गरमाएं, डाइवर्ट करें, ध्यान बांटें। लेकिन रमजान के पहले ही दिन किया, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। इस देश का मुसलमान बिल्कुल उत्तेजित नहीं है। इस देश का मुसलमान शांत रहकर किसी भी मुद्दे को चुनाव 2024 तक चुप रहकर गुजारना चाहता है। नेता और मंत्री अभी आजम खान के मुद्दे पर कितना टार्चर किया आजम खान को, उनका यूनिवर्सिटी तोड़ दिया, उनका ये किया, लेकिन इस देश का मुसलमान चुप रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि हम बोलेंगे तो अभी क्या होगा देश में, दंगे की नौबत वो नहीं लाना चाहता। थैंक यू यार मुस्लिम लोग, रमजान की बधाई तो आपको दे रहा हूँ, रमजान पाक माह रमजान की। लेकिन ये भी बता रहा हूँ आपको इसका भी धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने वो मुद्दे जो उत्तेजना के थे उन्हें पकड़ा नहीं। आपने अतीक अहमद को पुलिस हिरासत में मारा जाना, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उसका भाई भी उनके साथ था, वो विधायक था, उन दोनों को हथकड़ी पहने पुलिस की हिरासत में जब गोलियों से भून दिया गया, तो भी आप गरमाए नहीं वातावरण को, कोई सब मुस्लिम चुप रहे। और बहुत सारे मुस्लिम घरों में बुलडोजर चलाए गए उत्तर प्रदेश में, लेकिन मुसलमान चुप रहे। उन्हें मालूम है कि हम इस मुद्दे पर शांत रहेंगे, और शांत रहने से भारतीय जनता पार्टी को, या जो एक हिंदुओं में जो अपराधी तत्व हैं, अपराधी तत्व भी हैं हिंदू में, है ना, उन लोगों को मौका नहीं देना चाहते। जयपुर की रेल की घटना याद होगी आप, रेल के अंदर मुस्लिम आदमी को दाढ़ी देख के, वस्त्र देख कर मार दिया गया था। बहुत जगहों पर अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, बहुत जगह मैं क्या गिनाऊं आपको, अल्पसंख्यक, ये तो पूरा देश में सारी चीजें हो रही हैं। 10 साल से तो और हो रहा है, जब से नरेंद्र मोदी का शासन है। तो शंभू शेखर क्या कौर था, वो उसने एक मुस्लिम को जलाकर मार दिया था शायद जयपुर या कहां पर। उसी तरह के मुस्लिम के घरों में बुलडोजर चले, ये बहुत सारा इस देश में हो रहा है। तो ऐसे वक्त कोई भी दंगा फसाद नहीं हो सकता है अगर 2 समुदायों में एक समुदाय चुप हो। इस सिद्धांत को मुसलमानों ने माना, उन्होंने माना और पालन किया कि हम चुप रहेंगे, ताकि एक पक्ष को जो करना है करते रहे, हम चुप रहे। तो मुस्लिम समुदाय हर मुद्दे पर चुप रहकर 2024 के चुनाव को गुजार देना चाहता, और 100 करोड़ में 80% हिंदू भी, देखो यही बात सच है, जिस ढंग से मुसलमान चुप है उसी तरीके से 100 करोड़ में 80% हिंदू भी चुप है। हिंदू का भी इंटरेस्ट नहीं है किसी को दंगा वंगा करने। सबको मालूम है हमारे बच्चे हैं, वो सब पढ़े लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे लाइफ को, सकारात्मक चीजों को। वो 15-20% लोग हैं जो
इस बात का दंगा करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम मस्जिदों के आगे भगवा फहराते हैं, मस्जिदों में जाकर भगवा लहराते हैं, क्या मिलता है ना, जेल होती है अलग से। तो 100% मतलब 20% हिंदू ऐसा जो करते हैं, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। तो व्यर्थ के मुद्दों पर समाज में न तो मुसलमान अशांति पैदा करना चाहता है और ना ही 80% से अधिक हिंदू अशांति पैदा करना चाहता। तो राम मंदिर और सीएए के दो मुद्दे। राम मंदिर पर हिंदू उत्साहित तो हुआ, उत्तेजित नहीं हुआ, और सीएए पे मुद्दे पर मुसलमान व्यथित तो शायद हुआ है, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं। ऐसे में हिंदू मुस्लिम के बीच प्रेम और सौहार्द बना हुआ है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी का चिर प्रतीक्षित राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला। और फिर इसका नेक्स्ट पोल, इसका जो है अपोजिट ध्रुव जो है, विपरीत ध्रुव पे सीएए का मुद्दा, वो भी फूल। तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी के पास 2024 में कोई मुद्दा नहीं है, बिना मुद्दे के चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इन्होंने मुद्दे क्रिएट करने की बड़ी कोशिश की है। मैं एक मुद्दे का जिक्र किए ही दे रहा हूं आपको। अभी कुछ 10-12% जो है महिलाओं को वोट इन्होंने आरक्षण दिया है, लेकिन इन्होंने तीसरा मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश की थी, महिला आरक्षण। बताइए, आज तक भारतीय जनता पार्टी की कोई भी अध्यक्ष महिला नहीं बनी। सुमित्रा महाजन को बना देते ना, क्या हुआ, क्यों नहीं बनाया? आप उस समय सुषमा स्वराज को बना सकते थे, मगर नहीं बनाया। हम तो कहते हैं स्मृति ईरानी को ही बना देते, है ना। मगर भारतीय जनता पार्टी का न तो अध्यक्ष महिला बनती है भारतीय जनता पार्टी की, न तो प्रधानमंत्री महिला बनती है। लेकिन महिला आरक्षण बिल जो है, जो राजीव गांधी कभी लाए थे, उसको लेकर ये आए संसद में, संसद के अंतिम सत्र में लाए, सेकंड लास्ट था वो। और 9.5 साल इनको नहीं याद हुई महिलाओं को। 9.5 साल में इन्होंने महिलाओं की बिल्कुल याद नहीं की, और अंतिम सत्र में महिलाओं का बिल लाए, और इन्हें लगा कि अरे सारी महिलाएं झूम जाएंगी, सारी महिलाएं आधी आबादी ठक ठक ठक। मैं तो यही इसलिए बोलता हूँ कि मैं तो सोच रहा हूँ बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा, इसलिए मोहर लगाने में को मिलेगी। तो आधी आबादी के वोट पर सेंधमारी की कोशिश की इसमें, और 33% महिलाओं को आरक्षण। अरे आपने अगर आरक्षण का घोषणा की है, संसद में आपने प्रस्ताव पारित किया है, तो आप अभी घोषित जो सीटें हैं उसी में दे दीजिए ना नरेंद्र मोदी। 33% टिकटें दीजिए ना। आप कानून बनने के बाद देंगे, आप ही ने तो फिर प्रस्ताव लाए हैं ना अभी आखिरी सत्र में, शायद सेकेंड लास्ट में। तो आप पालन तो शुरू कर दीजिए, 33% टिकटें महिलाओं को दीजिए। आप ये भी मुद्दा उल्टा पड़ रहा है नरेंद्र मोदी आप महिलाओं के वोटों पर अख्तियार कर, आप महिलाओं के वोटों पर कब्जा करने की नियत से ये मुद्दा उछाल रहे थे, लेकिन अब खुद महिलाएं पूछ रही हैं कि भाई 33% अभी से आप टिकट देना क्यों नहीं शुरू कर देते, है ना। महिलाएं इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं। राम मंदिर से हिंदू प्रभावित नहीं हुए, सीए से मुसलमानों ने प्रतिक्रिया नहीं की, और महिला आरक्षण बिल पर महिलाएं कोई प्रभावित नहीं। और यही कहा कि 9.5 साल तो आपने कुछ किया ही नहीं, अब आप महिलाओं को वोट लेने के लिए सब कर रहे हैं। और राय तो यह भी है कि भाजपा के शासन काल में महिलाओं पर हुए अत्याचारों का मुद्दा, देखिए क्या है ना, महिला आरक्षण बिल जो है वो क्यों नहीं बड़ा तेजी से समाज में जगह पा पाए। उसका कारण है कि ये जो 9.5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, इसमें जो महिलाओं पर अत्याचार हुआ, मैं गिनाने बैठूंगा तो सुबह हो जाएगी, और आप सबको भी अधिकतर पता है। इनका महिलाओं पर हुए अत्याचारों का मुद्दा इतना प्रबल है, इतना पावरफुल है कि महिला आरक्षण बिल का भाव उसमें दब कर रह गया। मैं आपको याद नहीं दिलाना चाहता हूं, देश की जनता के मन मस्तिष्क में है, देश की जनता, जो देश के हिंदू जनता है उसके दिमाग में है कि हरियाणा की वो जो जाट कन्याएं हैं,
जो रेसलर हैं, जो हमारे लिए विश्व में गौरव का प्रतीक बने पदक लेकर आई, उनके यौन शोषण भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने किया। बात यही नहीं है रुकी, उसको बचाया नरेंद्र मोदी, वरना एक घंटे की भी जेल नहीं। और वो लड़कियां बैठी थी जंतर मंतर दिल्ली पे, तो अमित शाह की पुलिस गई और खींचते हुए ले गए। तो वो इतना बड़ा अत्याचार था कि उसके साय में महिला आरक्षण बिल खो गया। सॉरी, मणिपुर की नग्न महिलाएं, ये तो विश्व के इतिहास, विश्व के काले इतिहास के पन्ने हैं। उन महिलाओं को, जिनमें कारगिल के सैनिक की पत्नी भी शामिल थी, उनको निर्वस्त्र होकर घुमाया भीड़ ने। वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है मणिपुर, और आज तक नरेंद्र मोदी वहां नहीं गए। आज तक मणिपुर में 2 लोकसभाएं इसलिए नहीं गए, मगर उनको ये भी पता है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की 25 लोकसभा सीटें अब उनकी चली गई। केवल मणिपुर की वो 2 कन्याएं जिनको निर्वस्त्र घुमाया, और नरेंद्र मोदी वहां पर प्रधानमंत्री के रूप में गए नहीं, राहुल गांधी गए थे। तो वहां की नॉर्थ ईस्ट के वोटर को बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया है कि आप महिला आरक्षण बिल लाओ या कुछ करो, लेकिन अगर अगले 5 साल आपकी सरकार आ गई तो ये तो 2 ही थी, अभी आगे मैं कहना नहीं चाहता। तो मणिपुर की वो जो नग्न महिलाएं हैं, उसका मुद्दा 2024 में भी अगले 2 महीने बहुत बुरी तरीके से गरमाएगा। और मैं बोलूं, थोड़े से 2 थार बोल देता हूं। अब नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है काशी, बनारस। वहां पर बीएचयू है जो मदन मोहन मालवीय ने 1-1 रुपए चंदा लेके बनाया था। मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी उनको गुरु मानते, और महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय को अपना गुरु मानते थे, और मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू का निर्माण किया था, तो 1-1 रुपए का चंदा किया था। और ये विश्व प्रसिद्ध बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर आईआईटी भी है, इसके अंदर मेडिकल कॉलेज भी है, इसके अंदर दुनिया के तमाम कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज। वहीं पर एक हिंदू छात्रा को उठाकर ले गए और उसके साथ उन्होंने रेप किया, उसका वीडियो बनाया, और वो आईआईटी की स्टूडेंट थी। आईआईटी का सिलेक्शन कितना मुश्किल होता है, वो लड़की कितने सपने लेकर वहां गई थी। जब वो 1-2 साल पढ़ रही होगी, मैंने आईआईटी के लोगों को पढ़ते देखा है कि कैसे डिवोटी होकर 1-2 साल बिल्कुल जम के पढ़ते हैं, तब जाकर सेलेक्ट होते हैं। वो लड़की आईआईटी में सेलेक्ट हुई, देश की प्रतिभाशाली इंजीनियर बनने जा रही थी। वो शायद देश के बड़े पुल बनाती, शायद वो डिजिटल फील्ड में कोई बड़ा काम करती, या वो जाके इसरो में, या वो जाके नासा में, या कोई बड़ा काम करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 3 पदाधिकारियों ने उसे कहां पहुंचा दिया, उसके साथ बलात्कार किया और उसकी निर्वस्त्र वीडियो बनाया, और उसके बाद वो चले गए मध्य प्रदेश में प्रचार करने। वाह! और रिपोर्ट होने के जब चुनाव हो गया मध्य प्रदेश में, तब उनकी गिरफ्तारी हुई। मतलब मोदी जी के क्षेत्र में ये कमाल होते हैं। तो मोदी जी, आप महिला आरक्षण बिल किनके लिए ला रहे हैं? वो आईआईटी की बलात्कृत जो छात्रा है, उसको ही कम से कम अपनी जगह बनारस से टिकट दे दीजिए, ये आपकी बेटी की तरह है, तो उसको आप वहां से टिकट दे दीजिए ना। आप प्रज्ञा को दे सकते हैं, प्रज्ञा ठाकुर को, और दूसरे तमाम लोगों को दे सकते हैं, तो उसको भी टिकट दे के संसद पहुंचाइए, ताकि वहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो कुछ नई चीजें सलाह दे सके। तो मोदी के चुनाव क्षेत्र का ये जो है पदाधिकारी हैं, जेल में है ना। और तो और चुनाव के दरमियान यूपी में जिस भाजपा नेत्री को टिकट मिला, भाजपा प्रत्याशी को, सॉरी,
वो कुशवाहा है कोई बाराबंकी से, कहाँ से, उनको टिकट मिला और वो बड़े खुश हुए, माला आला पहना, लेकिन अगले ही 2 घंटे बाद उनकी एक सेक्स सीडी वायरल हो गई और बेचारे भागे भागे गए और जाके अपना टिकट वापस कर दिया। तो ये तो आपका महिला आरक्षण, उनका उनकी सीडी पूरे देश में घूम रही है, जिनको आपने टिकट दे दिया और वो सांसद भी थे और उनको आपने उनकी टिकट उसने वापस की। खाली उसने ही नहीं वापस किया, कलकत्ता के आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा के एक सामने आपने एक भोजपुरी के गायक अभिनेता पवन सिंह को टिकट दिया। अब पवन सिंह की सुबह जाके टिकट वापस कर दिया, क्योंकि उससे थोड़ी देर बाद बोले अरे बाप रे, वो तो बंगाल की औरतों पर बड़ा अश्लील फप्तियां करते हुए, मैं उनके 3-4 तो वीडियो में बता चुका हूं, एल्बम बता चुका हूं, उस पर उन्होंने गाने गाए कि बंगाल की वो लाएंगे, आप जाने क्या क्या है, बहुत सारी बातें। मुझे मेरे बच्चे भी ये देखते हैं कभी, तो मुझे वो सब कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो अश्लील बंगाली महिलाएं कहीं की भी हो, वो तो महिलाएं बंगाली हैं या कहीं पर है, हिंदू हैं या मुस्लिम है। अब वो जो आपने हाथरस में जो लड़की थी जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसको मार भी डाला। अरे उसको लाश तो दे देते, 2 बड़े अपराध, एक तो बलात्कार किया फिर मार डाला, उसके बाद आप आधी रात में गए और जाके उसके घर के पीछे उसमें आग लगा दी। अब ये कितने ऐतिहासिक कारनामे हैं महिला आरक्षण बिल के नमूने हैं इसमें। देखिए मोदी जी, आप इसमें किस चीज को महिला आरक्षण का हिस्सा रखेंगे? कम से कम उनके घर वालों को तो एक विधानसभा की टिकट दे दीजिए, और वो तो आपने एकदम रात में अंधेरे में उसकी बेटी को उसके घर के पिछवाड़े ही जला दिया। तो मैं नहीं कह रहा हूं वो हिंदू लड़की थी, वो दलित लड़की थी, मणिपुर की लड़की भी हिंदू थी या मुस्लिम थी या सिख थी ईसाई, उससे बहुत मतलब नहीं। लड़की की जात है लड़की होना, और नारी सर्वस्त्र पूज्यन्ते, ये वेद सम्मत है। तो राम मंदिर अभी वही हो गया, महिला आरक्षण, महिलाओं के अपमान के कई मुद्दे सामने आए जिनके बोझ तले महिला आरक्षण बिल भी खत्म। मैं इस वीडियो के अंत में इन 3 मुद्दों को बोलना चाहता हूं कि 2024 मोदी जी आपके लिए नीलबटा सन्नाटा है मुद्दों के मामले में। राम मंदिर हिंदुओं के लिए चुनावी मुद्दा नहीं बना। दूसरा, सीएए मुस्लिमों के लिए चुनावी मुद्दा नहीं बना। और तीसरा, महिला आरक्षण पर भाजपाइयों के कुकर्म इतना हावी रहे कि महिला आरक्षण भी चुनावी मुद्दा नहीं बना। तो मित्रों, आज मैं यही बात कहना चाहता था कि नरेंद्र मोदी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि 2024 में कोई क्लिक मिल जाए उनको मुद्दे के रूप में, मगर कोई क्लिक नहीं मिल रहा है। जवानी यानी जो जवानी, जो बेरोजगार युवक घूम रहे हैं, जो पेपर लीक से पीड़ित हैं, वो जवानी जो नौकरी 10,000 नौकरियों के लिए 80 लाख पुलिस भर्तियों में 80 लाख लोगों ने फार्म भरा और उसके बाद उन्होंने आंदोलन किया, तो ये जवानी नौकरी तलाश रही है। किसानी अपना खेत बचा रही है, और अडानी देश का पैसा 1.5 लाख करोड़ 150 लाख करोड़ लोन लिया गया इस देश के लिए। वो किसके पास गया? अडानी के पास गया कि किसके पास? उसका कुछ हिसाब नहीं, हिसाब तो मिलता ही नहीं है ना। अभी इलेक्टोरल बोर्ड में भी सुना है, अभी थोड़ी देर पहले वो राष्ट्रपति के पास मुद्दा चला है। पैसे का हिसाब नरेंद्र मोदी नहीं देंगे। पीएम केयर फंड में कितने लाख करोड़ आए, आरटीआई से बाहर कर दिया,
वो भी हिसाब नहीं देंगे, और उसके बाद संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे उस पैसे को बचा। वो पैसा कहाँ जाता है? वो अडानी के पास जाता, अंबानी के पास जाता या मेरे पास आता? इसकी जांच करनी चाहिए ना। तो मित्रों, राम मंदिर, सीए और महिला आरक्षण मुद्दा नहीं बना, और बना तो जवानी, किसानी और अडानी। दोस्तों, मैं थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से अभिलाष अवस्थी विदा लेता हूं। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ